आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक को बैन करता है नए कस्टमर लेने से, और स्टॉक naturally and for justified reasons corrects more than 10% the following day. But at the same time, ICICI Bank and Axis Bank ऊपर जाते हैं. How do you think that this event plays out? Similarly, there are other situations as well. Result अच्छा भी आता है तो भी स्टॉक गिर जाता है. Result खराब आता है तो भी स्टॉक ऊपर चला जाता है. Does this tell you something about the stock, or does it tell you something about the human behavior? Actually, both. Welcome back. I am Pankaj, and we are discussing some of the very important concepts in investment decision making. The investment is both an art and science. Numbers भी important है, results भी important है, but human behavior भी बहुत collectively important है. और human behavior investment के बारे में आपको क्या बताता है? This is the topic we are going to discuss today. If you are liking our content, please subscribe to our channel and share the videos with your friends and families who are interested in the investments and the share market. So let's come to the topic. एक नोबेल लॉरिएट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें क्या सिखा सकता है? नोबेल लॉरिएट जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंसेज में होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी होते हैं, और भी कई एरियाज में होते हैं लाइक वर्ल्ड पीस, लिटरेचर. बट नोबेल लॉरिएट का इन्वेस्टमेंट से क्या कनेक्शन है, शेयर मार्केट से क्या कनेक्शन है, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. और कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक किया जा सकता है. डैनियल kahneman, जो कि 2002 में नोबेल लॉरिएट बने, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीते, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे काम किया है, और वो है बिहेवियरल फाइनेंस. बिहेवियरल फाइनेंस मतलब ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्वेस्टमेंट्स को और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है. ऑफ कोर्स उनका जो मेन वर्क है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स, ये जो प्रोसेस है वो एक ह्यूमन प्रोसेस है. हम कभी बहुत लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं, कभी बहुत फियरफुल होते हैं, डरे हुए होते हैं, और वो सब हमारे इन्वेस्टमेंट में और डिसीजन मेकिंग में रिफ्लेक्ट करता है. This is the topic we are discussing today, and how it is going to be important for your own decision making. Daniel kahneman, who passed away just very recently, a couple of months back, lived a full life, almost 90 years, and did a lot of path-breaking research and lot of work in behavioral finance. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो आप स्क्रीन पर भी देख भी रहे हैं. Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation, our almost unlimited ability to ignore or ignorance. कितना आयरनिकल कोट है. मतलब जितना आप कम जानते हैं उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. किसी चीज के बारे में आपको बहुत कम जानकारी है तो आपको लगता है बहुत इजी है. It's very simple, and this is what the basic human behavior and the research which Daniel kahneman had carried out. उनकी एक बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छी किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. अपने आप में टाइटल बड़ा अजीब सा महसूस होता है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, एक साथ कैसे? और ये उन्होंने प्रूव किया है अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में. एक थ्योरी उन्होंने प्रपोज की कि हमारे दिमाग में दो तरह का डिसीजन मेकिंग होता है, एक सिस्टम 1 और सिस्टम 2. सिस्टम 1 होता है बड़ा इंट्यूटिव होता है, बहुत फास्ट होता है, और बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग उसमें होती है. सिस्टम 2 थोड़ा सा रैशनल होता है, कंटेम्पलेट करता है, सोचता है, बैक एंड फोर्थ करता है, और थोड़ा टाइम लेता है. और कई सारे उसके इन्फ्रेंसेस हैं. आप अभी जो चार्ट देख रहे हैं, एक लॉस अवर्शन का चार्ट है. ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ, मतलब जब आपको फायदा हो रहा होता है वर्सेस जब नीचे है ग्राफ, तो आपको नुकसान हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, तो हमारे दिमाग का रिएक्शन, हमारे दिल का रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है. और ब्रॉडली स्पीकिंग 100 रुपए का नुकसान आपको उतना ही पेन देता है जितना कि 200 रुपए का फायदा. थोड़ा समझने के लिए अगर देखें तो बड़ी अजीब सी चीज महसूस होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को नोटिस करेंगे
तो शायद पाएंगे कि दिस इज ट्रू। मतलब ये कि लॉस एवर्शन, मतलब हम किसी भी चीज में नुकसान नहीं उठाना चाहते, और जो फायदा हो रहा है उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब 100 रुपए का फायदा, 100 रुपए का नुकसान, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिएट करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। 200 रुपए का फायदा उतनी पॉजिटिव रिएक्शन क्रिएट करता है जितना कि 100 रुपए का नुकसान कर रहा है। और ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है, ह्यूमन बिहेवियर से लिंक्ड है, डिसीजन मेकिंग से लिंक्ड है। और अब बात करेंगे अभी आगे कि किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट के एरिया में, मार्केट के एरिया में और आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग में ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके बिहेवियर। जो मेन चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हमारी थिंकिंग में, हमारे डिसीजन मेकिंग में फ्लॉज है, कमियां हैं, और वो जो कमियां हैं वो कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। बिहेवियरल फैक्टर, मतलब हम जिस तरह से सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, बिहेवियरल मतलब कैसे बिहेव कर रहे हैं हम, वो हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे इम्पैक्ट करती हैं। मार्केट से एग्जाम्पल कि ये काम कैसे करता है, किस तरह से ये होता है, और इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं इन चीजों को अवॉइड करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो वापस आते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग पर। सिस्टम 1 थिंकिंग मतलब फास्ट थिंकिंग, बहुत जल्दी, और सिस्टम 2 थिंकिंग कि बहुत धीमे धीमे और बहुत रैशनल तरीके से। इसका एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के जो फ्लैग है उसमें कितने कलर हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको आपने कई बार देखा होगा। बट अगर आपको ये पूछा जाए कि इंडिया के फ्लैग में कितने कलर ऐसे हैं जो कि विबग्योर, जो कि इंद्रधनुष का कलर होता है, उसमें से आते हैं, तो आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। और अगर आपको ये बोला जाए कि हिंदुस्तान में कितनी नदियां ऐसी हैं जो कि 5000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हैं, तो या तो आपके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं भी है, दोनों ही केसेस में आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो बात हुई इंफॉर्मेशन की। लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास 2 जॉब्स हैं और उन 2 जॉब्स में से आपको कौन सा चुनना है, आप बहुत फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप धीमे धीमे सोचेंगे, लोगों से बात करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, घर वालों से बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, तब आप फैसला ले पाएंगे। वो एक सिस्टम 2 थिंकिंग हो रही है वहां पे। सिस्टम 2 थिंकिंग मतलब टाइम लग रहा है आपको सोचने में, आप रैशनल तरीके से सोच रहे हैं, इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, डाटा पॉइंट्स को ले रहे हैं। और कई सारे केस में एक बोलते हैं कि जो जब आपके सामने खतरा आता है तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है आपका, फ्लाइट और फाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाए वहां से, और फाइट मतलब लड़े। तो जब भागने का ऑप्शन नहीं होता तो आप लड़ते हैं। वो रिस्पॉन्स जो है वो आपका फास्ट रिस्पॉन्स है। आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं, बिकॉज सोचने का टाइम नहीं होता उस टाइम। आपके सामने अगर कोई खतरा है जो बहुत इमीडिएट है, तो आपको सोचने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम 1 थिंकिंग को यूज करेंगे, जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स इवोल्यूशन के तहत, और हम मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुए हैं। और आज जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी रिएक्शन है, वो सब चीजें एक मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुई हैं, और वो जेनेटिक है, वो आपके अंदर इनग्रेन्ड है। तो सिस्टम 1 टू थिंकिंग बहुत फास्ट थिंकिंग, एकदम से आप फैसला ले लिए। सिस्टम 2 सोचे समझे, डाटा को देखे, इंफॉर्मेशन को देखे और कंटेम्पलेट किए, काफी बातचीत किए लोगों से, तब डिसाइड। अब यही जो टॉपिक है, डेनियल कानमैन ने बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया और उन्होंने किताब लिखी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। बहुत अच्छी किताब है, अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इजी बुक टू रीड इन द सेंस दैट आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि स्टोरी की तरह इसको पढ़ लें, आपको 2 पेज पढ़ेंगे, फिर आप सोचेंगे, तब आप एसिमुलेट कर पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग किताब है, तो वी वुड ऑफ कोर्स स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप उसे पढ़ें। लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप उसे सीखें कुछ, और कुछ मेन लेसन जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनके बारे में। इन्वेस्टिंग से क्या इसका कनेक्शन है? जैसा कि हमने बोला कि इन्वेस्टिंग एक ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब कलेक्टिवली ह्यूमंस हैं। ऑफ कोर्स आप बोलते हैं कि आजकल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी होती है और मशीन ट्रेडिंग करती है, ठीक है, समझ में आता है, वो कभी किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में। बट जनरली आप जब खुद सोचते हैं कि स्टॉक खरीदूं या बेचूं, या कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, कौन सा न लूं, वो बहुत
ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके खुद के बिहेवियर से, आपकी सोच से, और वो थिंकिंग है वो एक्शन में आती है, एग्जीक्यूट करते हैं जब आप कोई फैसला। और ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो आप करते हैं, ये सब सिर्फ स्टॉक की अर्निंग्स या वैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। आपके खुद के कोई स्टॉक आपको पसंद है, कोई सेक्टर आपको पसंद है। कई बार ऐसा होता है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। किसी कंपनी को आप जानते हैं, उसमें काम करते हैं, तो आपको लगता है इसमें तो कमियां ही कमियां है, बट शायद आप थोड़ा दूर रह के उसको देखेंगे तो शायद आपको इतनी कमियां ना दिखे। एक सेम कंपनी, कंपनी ए जिसमें कि आप काम करते हैं, इधर यू लव इट अ लॉट और यू विल हेट अ लॉट, और समटाइम्स यू विल बी सो बट सो वाली चीज बहुत कम होती है। जनरली आपको बहुत पसंद आती है कंपनी, कई बार आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो आपको खराब लगती है। लेकिन आप सोचें कि अगर आप आउटसाइडर हैं या आप कंपनी को उतना फेमिलियर नहीं है, आप कंपनी की वर्किंग से उतने ज्यादा परिचित नहीं है, तो आपका उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होगा, और वो बिहेवियरल रिएक्शन है। सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 जैसा बात की, फास्ट है सिस्टम 1, प्री प्रोग्राम्ड है, मतलब आपने दिमाग ज्यादा नहीं लगाया, वो आपकी इनग्रेन्ड है, तुरंत रिएक्शन आया। ऑटोमेटिक है, इंट्यूटिव है, और एफिशिएंट बहुत है क्योंकि बहुत समय कम ले रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, हमारे बायसेस और हमारी थिंकिंग, हमारा पास्ट, वो सब कुछ उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, और एरर प्रोन है। एरर प्रोन मतलब जो भी चीज बायस्ड है, जो भी चीज फास्ट है, सुपर एफिशिएंट है, उसमें एरर की संभावना हमेशा ज्यादा हो। सिस्टम 2 स्लो है, काफी ब्रेन पावर लेता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है सोचने में आपको, तो ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा लगेगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन एनालिटिकल है, आप ज्यादा डेटा लेते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, और फोकस चाहिए होता है आपके दिमाग को। मतलब आप ऐसा नहीं है कि खाते पीते उठते बैठते वो डिसीजन सोच रहे होंगे आप उसके बारे में डेफिनेटली, लेकिन बहुत फटाफट डिसीजन नहीं हो पाएगा, बहुत क्विकली डिसीजन नहीं हो पाएगा। रिजल्ट क्या आता है इसका? ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इरेशनल है। इरेशनल मतलब उसमें कॉग्निटिव एरर्स होती है। कॉग्निटिव मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निशन। कॉग्निटिव एरर्स खुद में बहुत ज्यादा होती है, मिस्टेक प्रोन हो जाते हैं, मतलब हम गलतियां करते हैं। और गलतियां किस तरह की होती है, कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये एक समरी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉग्निटिव स्टाइल इंट्यूटिव है सिस्टम 1 की, और एनालिटिकल है सिस्टम 2 की। ऐसे कई सारी चीजें हैं, स्पीड, एफर्ट, अवेयरनेस, रिलायबिलिटी, साइंटिफिक रिगर, बायस, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं इसमें। जो आपको रेड और ब्लू जो आपको दिख रहा है, या ब्लैक जो आपको दिख रहा है, वो आपको बता रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि सिस्टम 2 है, स्लो है, लेकिन उसमें कई सारी अच्छी चीजें हैं कि वो बहुत रिगर बेस्ड है, बहुत एनालिसिस बेस्ड है। तो वो जो चीजें हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं उस चीज में। तो कई बार उस तरह के डिसीजन की आपको जरूरत पड़ती है, और हम कभी सेपरेट नहीं कर पाते, इन चीजों को मिक्स कर देते, और मिक्स करने से बड़ी गलतियां होती। सबसे पहला पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। आप एक यूएस की बहुत पॉपुलर रिसर्च है कि लोगों से ये पूछा गया कि आप अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर रेट करते हैं या बिलो एवरेज रेट करते हैं? तो 90% अमेरिकन ने बोला कि हम तो अबव एवरेज है। अब इमेजिन करिए आप, ये नंबर कितना होना चाहिए? 50%, राइट? बिकॉज 50% अबव एवरेज है, 50% बिलो एवरेज है, मोटा मोटा। लेकिन 90% लोग, 90% लोग ये सोच रहे हैं कि वो अबव एवरेज है। आप भी और मैं भी और हम सब लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं। हम लोग अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को अक्सर बहुत ज्यादा समझते हैं, और उन एरियाज में भी जिनके बारे में हमें जानकारी बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ मतलब, आई डोंट वांट टू मेक एनी पर्सनल कमेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज द प्रॉब्लम ऑल ऑफ अस हैव। वी थिंक very highly about our capabilities and that leads to overconfidence. बाई चांस की बात है, आपका एक स्टॉक कॉल सही हो गया तो आपको लगेगा मैं तो चैंप हूं, मैं तो मतलब बहुत बड़ा स्टॉक इन्वेस्टर हूं और तोप हूं, मैं तो बहुत अच्छा फैसला ले सकता हूं। May not be the right reason. Sometimes results are good but may not be for the right reasons. एंड जो अक्सर बात की जाती है, प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस के बाद रिजल्ट्स आते हैं। प्रोसेस अच्छी होगी तो रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे सूनर और लेटर। वही सेम चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस। और मार्केट में इसका क्या असर पड़ता है? एक इन्वेस्टर जो है वो अपने स्किल्स को ओवर एस्टिमेट करता है, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अच्छे आ रहे हो तो और ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। अब मार्केट ऊपर चला गया है, 2x हो गया समझिए 2 साल में, तो लोगों को लगेगा हम तो भाई 2.5x बना लिए या 3x बना लिए। हो सकता है, शायद अगर आप देखें तो मैं मार्केट की जो बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अगर आपका एक्सपोजर
स्मॉल मिड कैप में ज्यादा रहा हो तो आप उससे भी ज्यादा बनाए हो, ऑफ कोर्स, बट डज दैट मीन दैट यू आर एन अबव एवरेज इन्वेस्टर? मे बी और मे नॉट बी। इन मोस्ट लाइकलीहुड एक डेटा जो आपको शेयर करेंगे और आपको जब ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा दिखता है, आप सर्च भी कर सकते हैं, 2023 का एक स्टडी है, सेबी ने बोला कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग, उसमें से 9 आउट ऑफ 10 लॉस बनाते हैं। इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग नंबर, 9 आउट ऑफ 10 इज नॉट अ सरप्राइजिंग नंबर, बिकॉज शायद आपको याद होगा, हमने अपने पहले सारे वीडियो में कई बार ये डिस्कस किया है कि जो फंड मैनेजर हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर 2400 घंटे यही काम करते हैं, उसमें से भी 70-80% अंडर परफॉर्म करते हैं निफ्टी को, सेंसेक्स को। क्या मतलब है इस बात का? आर दे नॉट गुड? दे आर गुड, बट जब निफ्टी की बात हो रही है, मार्केट की बात हो रही है, तो दे आर नॉट डूइंग एज वेल फॉर वॉट एवर रीजन। मतलब क्या कि जब वो लोग जो कि 24 घंटे यही काम करते हैं, फुल टाइम इस जॉब में है, और उसके बावजूद भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, तो 9 आउट ऑफ 10 जो इन्वेस्टर हैं, ऑप्शन जो ट्रेड कर रहे हैं, वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, नॉट सरप्राइज। मतलब क्या, इसमें से हर एक 10 में से 10 आउट ऑफ 10 पीपल वुड बी थिंकिंग दैट दे विल मेक मनी, दे विल मेक प्रॉफिट्स, बट 9 आउट ऑफ 10 मेक लॉसेस। द रिजल्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको लग रहा है कि बहुत अबव एवरेज इन्वेस्टर है, बट शायद नहीं। लॉस एवर्शन, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट। आप किसी स्टॉक को खरीद लिए, अब वो 10% नीचे चला गया, रिजल्ट खराब आ गया या कुछ भी हो गया, आप बेचेंगे नहीं उसे। क्यों नहीं बेचेंगे? आप लॉस नहीं बुक करना चाहते। एक स्टडी है जो कि ये प्रूव करती है कि स्टॉक को खरीदने से पहले और स्टॉक खरीदने के बाद जो इन्वेस्टर की एफिनिटी है उसके साथ जो उसका लगाव है, जो उसके साथ प्रेम है, वो बहुत ज्यादा फर्क होता है उस चीज में। जैसे ही आप स्टॉक खरीद लेते हैं तो आप उसको ज्यादा पसंद करने लगते हैं, बिकॉज वो चीज आपकी हो गई। जब तक आप खरीदी नहीं, तब तक आप इवेल्युएट कर रहे हैं, अरे बहुत देखूं क्या खराब है क्या सही है, तब पैसा लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही खरीद लिया, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आप उसको होल्ड कर रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हैं। और लॉस अवर्शन मतलब आप उसको बेचना नहीं चाहते, भले ही उसका थीसिस चेंज हो गया हो। मतलब समझिए कि मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अगले 3 साल में अर्निंग्स 20% से ग्रो करनी चाहिए, बट कुछ भी ऐसा हुआ कंपनी के साथ या सेक्टर में कि अर्निंग्स शायद 15% से ही ग्रो करेंगे, 15% से ग्रो करेंगे, थीसिस चेंज हुआ, राइट? तो प्राइस भी बदलना चाहिए, लेकिन आप लॉस बुक नहीं करना चाहते, लॉस अवर्शन की आपकी टेंडेंसी है। आप मतलब इन्वेस्टर, so don't take it personally as I'm repeating. The general investor thinks like that, behaves like that, and all of us do that. Not to say that investor A is better, investor B. It's like a human behavior. That's what Daniel Kahneman has taught us. That's what he's talked about. और एग्जाम्पल है इसका एक कि हम प्राइस को बड़ा ही फिक्स कॉन्सेप्ट करके समझते हैं। 100 रुपए में आपने स्टॉक खरीदा, प्राइस एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, उसकी अर्निंग्स, उसकी वैल्यूएशन, उसका सेक्टर में स्टैंडिंग। 6 महीने बाद हो सकता है ऐसा ना हो कि वो उसी सेम लेवल पे हो सकता है कि गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब गिर गया है तो आप शायद डर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो 100 रुपए में खरीदा था इसको, तो मैं 80 में कैसे बेच? दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ व्हाई वी कीप होल्डिंग आवर डड्स और बैड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी डोंट वांट टू बुक लॉसेस। लॉस अवर्शन है। एक होता है हैलो इफेक्ट, बड़ा एडवर्टाइजमेंट में काम आता है इसका। कोई एक चीज जो कि कोई भी आदमी, हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के एक्सपर्ट हैं, और वो दूसरे किसी एरिया में आपको एडवाइस कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि भाई इनको अपने एरिया की समझ है, तो क्या हम इनसे दूसरी किसी चीज में सलाह ले सकते हैं? एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि समझिए कोई यूएस फेड जैसे है या आरबीआई जैसे है, आरबीआई के गवर्नर है, वो बहुत एक्सपर्ट होंगे अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, इकोनॉमी में, बट क्या हम उनसे ये सलाह ले सकते हैं कि कौन सा मूवी अच्छा है, कौन सा मूवी खराब है, कल के मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा? हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो, आई एम नॉट थिंकिंग दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर फील्ड, दे माइट बी केपेबल, बट वुड इट बी राइट ऑन योर पार्ट टू टेक एडवाइस फॉर दैट? नो। बट एडवर्टाइजमेंट पे ये चीज बहुत काम आती है, एक हेलो इफेक्ट बोलते हैं, HALO। हेलो इफेक्ट मतलब हम किसी भी आदमी की, किसी भी
महिला की, किसी भी इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं कि किसी एक क्षेत्र में अच्छे, एक फील्ड में अच्छे तो दूसरे में भी अच्छे होंगे. डजंट वर्क लाइक दैट, डजंट वर्क लाइक. और मार्केट में हम क्या होता है कि जैसे समझिए आप कि कोई एक बहुत बड़ा नाम है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो किसी नए क्षेत्र में जा रही है, किसी नई चीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपको लगता है कि भाई हो सकता है ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, कुछ सही कर रही हो. वहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं. जरूरी नहीं ऐसा हो, बिकॉज एट टाइम्स यू वुड सी दैट मार्केट में ऑब्जेक्टिव रहना, रैशनल रहना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप हेलो इफेक्ट को यूज कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि ये कंपनी है, ये इंडिविजुअल. कई बार आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सीईओ किसी कंपनी में बहुत सक्सेसफुल है, दूसरी जगह जाते हैं शायद उतना कामयाब नहीं होते. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एनवायरमेंट डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है. सम पीपल आर सक्सेसफुल, सम पीपल आर नॉट. बट सेटिंग चेंज हो गई तो जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर पाए. तो हेलो इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के बिहेवियर में. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पसंद करते हैं, तो कोई कंपनी ऑटो की है और ईवीज में कुछ करने लगी, तो आपको लगेगा अरे वाह बहुत अच्छा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर जाएगी. लेकिन आप अगर कभी इस बारे में बात करेंगे बहुत ज्यादा कि फॉर एग्जाम्पल अभी बजाज ऑटो में ऐसा हुआ है कि दे हैव डन वेरी वेल इन EVs in last 3 months in the latest result which came. और क्या मतलब निकला इस बात का? They are focusing more on it, but they are also at the same time saying कि भाई ये जो है इसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगने वाला है. तो जो सेम प्रॉफिटेबिलिटी उनके कोर बिजनेस में है, या सेम प्रॉफिटेबिलिटी, सेम ROEs जो उनके कोर बिजनेस में है, वो शायद नहीं आ पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. What does it mean? बट आप अगर EV सुन के, किसी न्यूज को देख के ये सोच लेते हैं कि भाई अरे ये तो बहुत इन थिंग है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये फैशन में है और मैं इसको लगा देता हूँ पैसा, वो बहुत होता है इन्वेस्टर के साथ. एक और होता है ईज ऑफ रिकॉल. अगर मैं आपसे पूछूं आज कि 2023 में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आंसर करना. बट 2013 में कैसा किया, 2014 में कैसा किया, आपको चार्ट देखना पड़ेगा. क्या मतलब है इस बात? जो रिसेंसी है, जो बहुत नजदीक के इवेंट है पास्ट के, वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और जजमेंट को क्लाउड करते हैं. क्लाउड मतलब कि उसको थोड़ा सा भ्रम क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में. व्हाई? बिकॉज वी गेट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीसेंट पास्ट. एन इवेंट विच हैज हैपेंड in last 1 month will have better recall for us versus something which has happened 5 years back. And recency effect ये बहुत इंटरव्यूज में बड़ा काम आता है, और इसके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो कि बाद में भी बात करेंगे. लेकिन जो कुछ रिसेंट हो रहा है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है. अगर आप समझिए एग्जामिनर हैं और आपने 3 कॉपीज ऐसी जांची हैं जो कि आपको बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छा बच्चों ने लिखा है उसमें और बहुत अच्छे स्टूडेंट ने परफॉर्म किया. 4th कॉपी आप जांच रहे हैं और एग्जामिन कर रहे हैं, और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा लिखा है इसने, लेकिन फिर भी आप शायद उतने मार्क्स नहीं देंगे. क्यों? कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है यार ये तो ठीक है, इतना अच्छा स्टैंडर्ड है बच्चों का, तो मैं शायद इसको इतने मार्क्स दूं. मतलब रिसेंसी इफेक्ट. कई बार कंट्रास्ट बहुत जल्दी क्रिएट होता है. जिस फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं ना कि जब सब कुछ ब्लैक है तो ग्रे भी व्हाइट दिखता है, और सब कुछ व्हाइट है तो ग्रे भी ब्लैक दिखता है. कंट्रास्ट इफेक्ट वो एक सेम चीज है. ईज ऑफ रिकॉल के साथ उसका कनेक्शन है, मतलब रिसेंट पास्ट में क्या हो रहा है. और मार्केट में कैसे कोई स्टॉक क्रैश हो गया, रिसेंट क्रैश कुछ हुआ, या अच्छी कोई परफॉर्मेंस आ गई, वो हमारी जजमेंट को क्लाउड करती है. हम सब कुछ भूल जाते हैं. पिछले 5 साल में कंपनी ने कैसा किया भूल जाएंगे हम लोग. 2-3 रिजल्ट अच्छे आ गए तो हम अचानक से बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे उस कंपनी के बारे में. 5 साल कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी और कुछ गड़बड़ हुआ, 1-2 रिजल्ट खराब आए, तो हम बोलेंगे यार अब तो कंपनी में दम नहीं, अब तो ये स्टॉक चलता नहीं. रीसेंट इफेक्ट जो है रीसेंसी का, आपके लिए बहुत इजी होता है उसको रिकॉल करना, लेकिन वो आपके जजमेंट को क्लाउड करता है. आप बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को जब हिस्टोरिकली ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो बोलेंगे यार इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, इट हैपेंस. तो अब रिसेंट कोई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है कि स्टॉक की, तो अचानक से स्टॉक के बारे में लोग भागने लगेंगे, लोगों को लगने लगेगा अच्छा है, तो ये आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब एक और चीज है कंफर्मेशन बायस. कंफर्मेशन बायस क्या होती है? हमने भाई कोई फैसला ले लिया, कोई राय बना ली
किसी स्टॉक के बारे में, और हम अब जो भी कुछ पढ़ेंगे या जो भी कुछ समझेंगे, वो उसको जो एफर्म कर रही होगी, जो उसको बढ़ावा दे रही होगी, जो उसको मजबूत कर रही होगी उस राय को, वो चीजें ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा देखेंगे, ज्यादा सुनेंगे। अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा है जो हमें अच्छा लगता है, और अगर दो लोग हमें मिलते हैं, एक स्टॉक के बारे में अच्छी चीजें बोल रहा है और एक खराब चीजें बोल रहा है, तो शायद हम उस आदमी की बात से ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, यार ये अच्छा बोल रहा है, ये सही है, ये गलत बोल रहा है, इसको कुछ नहीं पता, डजंट नो एनीथिंग, शी डजंट नो एनीथिंग। व्हाट डज इट मीन? वी ऑलवेज लुक फॉर डेटा पॉइंट्स जो कि हमारे कंफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बायस क्रिएट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा शायद कभी बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया में बड़ा यूज होता है कॉन्सेप्ट कि आप जो देख रहे हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई जाएंगी, मतलब आपका इंटरेस्ट उन चीज़ों में है, तो वो एक एल्गोज है जो सोशल मीडिया कंपनीज की है, वो उस तरह से काम करते हैं। और क्योंकि आपका इंटरेस्ट है तो आप उन चीज़ों को देखते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल, विच इज़ वेरी राइट फॉर यू। बट एट द सेम टाइम द व्यू विच यू हैव फॉर्म्ड, वो कंफर्मेशन बायस आपके दिमाग में भी कभी कभी क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी चीज आप कर रहे हैं, वो आप उसकी डेटा पॉइंट्स वही ढूंढेंगे जो कि उस चीज को कंफर्म करेंगे, जो आपको ऑलरेडी व्यू है, जो फॉर्म किया हुआ। मार्केट में क्या हम क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने व्यू को और सोचेंगे हाँ हमने तो ठीक ही किया है, भले ही रियलिटी कुछ भी हो रही हो, कुछ भी चेंज हो रहा हो। और जब हम अपने पोर्टफोलियो को, इसका एक एग्जांपल है कि पोर्टफोलियो में जब भी कुछ हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो हम 10 समझिए स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, और एक सिमिलर 10 स्टॉक का दूसरा एक पोर्टफोलियो है, एक आप होल्ड करते हैं और एक आप होल्ड नहीं करते। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि भाई किस का स्कोप ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा बायस उसके बारे में आपका आएगा कि भाई ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छा है। आपने पढ़ा क्यों है? क्योंकि आपके पास वो स्टॉक है। आपने किसी दूसरे स्टॉक जो आपको होल्ड नहीं करते, तो आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, आप उसके बारे में जानते ही नहीं उतना। तो आप उन्हीं डेटा पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी राय को, आपके व्यू को कंफर्म कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हाइंडसाइट इज 2020, मतलब ये कि पीछे देखकर बहुत आसान होता है कि अरे भाई ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेते। क्रिकेट मैच चल रहा था तो आप देखते ना एग्जांपल, अरे छक्का क्यों नहीं मारा, ये बॉल तो छोड़ देना चाहिए था, ये तो आउट हो गया इसका। कितना लोग, मतलब मिलियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, जब मैच चल रहा होता है तो करोड़ों एक्सपर्ट्स होते हैं जो सलाह दे रहे होते हैं। हाइंडसाइट इज 2020, मतलब पीछे देखकर ये कह पाना कि ये गलत किया और सही किया बहुत आसान है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। ये बात 1999-2000 के आसपास की है, जब बहुत .com कंपनीज का बड़ा क्रेज था। एक स्टॉक था, एक कोई कंपनी थी 4C सॉफ्टवेयर, और हमारे 3 दोस्तों ने और हमने मिलके कुछ 1600 रुपए का उसमें आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन डाला था। 600 रुपीज, 400 रुपीज ईच। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट I don't even remember that company today, and didn't do any follow up. Probably that company didn't survive, or it's there or not there. I don't know anything about that company because it didn't perhaps do well. तो कोई बोलेगा यार आपने 2000 में इन्फोसिस में क्यों नहीं लगाया? भाई इन्फोसिस को जितना जानते थे, समझते थे, बट 4C लगता था कि ये तो भाई दूसरी इन्फोसिस बनने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पीछे देखकर फैसला करेंगे ना कि ये तो बहुत अच्छा किया है कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल बड़ी सारी कंपनी है, बजाज फाइनेंस है पिछले 10-15 सालों में जैसा की है, या फिर आयशर मोटर्स है, रॉयल एनफील्ड हैज अ फिनोमिनल प्रोडक्ट, पिछले 15-20 सालों में आप उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, अमेजिंग परफॉर्मेंस। और 30-35 सालों में अगर होराइजन लेके चलते हैं तो इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक, अमेजिंग अमेजिंग एग्जांपल्स है। बट एट द सेम टाइम कितने सारे और भी एग्जांपल है जो कि आप बोलेंगे नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, राइट? अभी 3-4 साल पहले यस बैंक की बात है, यस बैंक में बहुत खराब सिचुएशन थी, बट धीरे धीरे रिकवर हो गया। लेकिन डज दैट मीन कि जो भी आप सोच रहे हैं उस टाइम पे वो आगे होने वाला है? नहीं। आप पीछे देख रहे हैं, तब आप बोल रहे हैं हाँ ऐसा हुआ। तो इवेंट जब हो चुका है तो उसके कारणों को ढूंढ पाना, उसके एक्सप्लेनेशन को ढूंढ पाना बहुत आसान होता है। लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग सिचुएशंस में, एग्जाम्पल है आज से 10 साल बाद, what will be the pecking order of, let's say, tech companies in the world or the banks in the country? Very, very difficult to say. Not that if you do research, if you do a very objective analysis, you can't have an informed view. You can have an informed view. You can have a good view. You can have a judgment which will be very useful. But will you have a 100% guarantee on that? No, not possible. यही चीज है, हाइंडसाइट इज 2020। पीछे देखकर
बहुत आसान होता है ये फैसला करना कि ये क्यों सक्सेसफुल हुई चीज और क्यों फेलियर हुई, बट फॉरवर्ड लुकिंग सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे कि इन्फोसिस थी, हम दोबारा उसका नाम ले रहे हैं, अर्ली 90s में, ऑफ कोर्स कंपनी वही थी, लोग भी वही चला रहे थे, लेकिन क्या कोई इमेजिन कर सकता था कि आज इतनी बड़ी कंपनी बनेगी? या फिर आदित्य पुरी जब HDFC बैंक के फर्स्ट एम्प्लॉय थे और उन्होंने कंपनी शुरू की दीपक पारिक के कहने पर, एंड ही केम बैक फ्रॉम फ्रॉड एंड ही स्टार्टेड HDFC बैंक। सो वो सब सिचुएशन, क्या उस टाइम वो उतना कॉन्फिडेंट रहे होंगे? ऑफकोर्स शायद रहे भी हो, लेकिन क्या एज एन इन्वेस्टर आप वो कॉल ले पाते? नॉट पॉसिबल ऑलवेज। अब देखिए ये एक चार्ट है, ये पिछले 5 साल में कोविड का इवेंट है जो आप दिख रहा है यहाँ पर, मार्च अप्रैल के आसपास मार्केट अचानक से क्रैश हुआ है, और ये आप जो देख रहे हैं वो निफ्टी का चार्ट है, और मार्केट ने अचानक रिकवर किया है। तो कोविड के होने पर मार्केट का गिरना पूरी तरह से जस्टिफाइड है, बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा है, बिल्कुल मार्केट तो गिरेगा, लेकिन उस टाइम पर किसी के लिए इमेजिन ये कर पाना कि मार्केट इतना जल्दी रिकवर कर जाएगा, रिवाइव कर जाएगा, नॉट पॉसिबल। और मार्केट 3-4 महीने में, 5 महीने में पूरा रिकवर कर लिया उस लॉस को, और जब 2020 जब क्लोज हुआ तो मार्केट उस लेवल से ऊपर लेवल पे क्लोज हो रहा है। तो जितना गिरा है वो तो रिकवर कर ही रहा है लॉसेस, बट और भी ऊपर क्लोज हो रहा है। जब मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, जो भी कुछ वैल्यू थी 8,000 9,000 निफ्टी का, उस टाइम पे क्या किसी के लिए कॉल लेना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। बट अब ये चार्ट देखने में बहुत आसान लगता है, अरे यार पैसा क्यों नहीं लगाया उस टाइम पे, उस टाइम पे मैं इसमें लगा देता तो 10x हो गया, 20x हो गया। बहुत आसान है, हाइंडसाइट, पिछला जो आप देख रहे हैं ना उसको देख के आप फैसला ले रहे हैं। बहुत आसान है वो सोचना, बहुत आसान है कहना। अब ये देखिए, ये हमने इंडियन मार्केट की बात की, निफ्टी का 5 साल का चार्ट आपको दिखाया, लेकिन स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है पिछले 90 सालों का लगभग S&P 500 यूएस का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है और सबसे पॉपुलर इंडेक्स है, 500 कंपनीज है इसमें, मतलब एक जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएस इकोनॉमी, एंड यूएस इकोनॉमी लाइक मोर देन 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। इट्स अ पावर हाउस, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। और उसका चार्ट देखिए तो शुरुआत के तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा एक फ्लैट सा चार्ट है, काफी 40-50 साल तक। फिर लास्ट का पोर्शन देखिए, बड़े बड़े इवेंट जो है आपको दिख रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, मंदी आई, उसके बाद कोविड हुआ, ये सब आपको दिख रहा है, राइट? अब आप इस चार्ट को थोड़ा सा हम 90 ईयर्स के बजाय देखिए कि 30 ईयर्स में देखते हैं। अब आप देखिए इस चार्ट को, इमेजिन करिए कोविड का इवेंट, कितना बड़ा इवेंट है। मार्केट बहुत नीचे गिरा और उसके बाद फिर ऊपर चला गया। सिमिलरली और भी पहले की इवेंट है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको दिख रहा है मार्केट, ये आप जो ब्लू शेड दिख रहा है ये जो मंदी है उसको दिखाता है, रिसेशन को दिखाता है। 2008 was a very huge economic disruption, just like COVID, and far bigger in some ways, because COVID was a physical problem, and financial crisis of 2008 was a like created problem जो कि इंसानों ने क्रिएट किया था to some extent, and still the market recovered very very quickly, and you see a lot of fluctuations, lot of things which happen in the market, and हाइंडसाइट को देख के बहुत आसान है, अरे यार ये तो मार्केट रिकवर करना ही था बॉस, लेकिन नॉट इजी जब आप उस सिचुएशन में होते हैं। कोविड के टाइम पे अप्रैल 2020 used to be a very difficult time, and people were not even sure that whether a lot of these companies will even survive. Forget about investing in them. Survival even was very difficult to imagine. तो हाइंडसाइट जो होती है बहुत बायस क्रिएट करती है, और यही शायद इसका मैसेज है। सो व्हाट डज दिस टेल अस? There are 4 important takeaways. One is we should not overestimate our stock picking abilities. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। ह्यूमिलिटी मतलब आप हमेशा ये सोचें कि आप ऑब्जेक्टिव रहें, आप डेटा को देखें और उसके बाद फैसले लें। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना अपने स्टॉक पिकिंग स्किल्स के बारे में आपके पोर्टफोलियो के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग डेंजरस बना सकता है। दूसरी चीज़, फोरकास्टिंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर में एक बड़ा
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन हम लोग बहुत कलेक्टिवली बहुत पुअर है फोरकास्टिंग में। अगर आप इमेजिन करें कि किसी भी नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में किस तरह की टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होंगे, कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमारी जो जनरल एस्टिमेशन है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। And it includes experts as well. So I'm not saying that we are any good or we are any better than anyone, but I'm just saying that collectively human behavior में एक जो forecasting की एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब ये निकलता है कि आप हमेशा एक चाहे कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, और उसके बाद जो आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो आप जो एस्टिमेशन करें फाइनली कुछ उसमें एक बफर छोड़ें, कुछ एक मार्जिन ऑफ एरर्स छोड़ें। तो मार्जिन ऑफ एरर हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरह काम करेगा कि आप अगर थोड़ा बहुत ऑफ भी होते हैं फोरकास्टिंग में तो शायद वो आपको हेल्प करेगा उससे। थर्ड थिंग इज दैट वी शुड नॉट बी टू इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेलो इफेक्ट। मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट करें उनकी बाकी स्किल्स के बारे में भी। If somebody has been successful and if we are attributing a lot of it or almost 100% of it to that individual and to that situation, I think वो शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप देखें कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टार CEOs, सुपरस्टार कंपनीज, बट नॉट ऑलवेज इट वर्क्स। जब कभी सिचुएशन चेंज होती है या प्रीमाइस चेंज होता है या जनरली जो सिचुएशंस जो होती हैं वो इवॉल्व होती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आप किसी एक इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकती हैं और काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब सिचुएशन बदलती है तो शायद वो थोड़ा सा उतने इफेक्टिवली काम ना कर पाए। तो आप उस चीज़ के लिए एक चीज़ हमेशा बचा के रखें। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत सक्सेसफुल फंड मैनेजर हैं और पिछले 5 साल में 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म की है, तो अगर आप देखते हैं कि वो जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से चल रही है, फैंटास्टिक, लेकिन डज इट मीन दैट इट्स गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दैट? मे नॉट बी। सो लाइक यू हैव टू ऑलवेज कीप थिंकिंग। जैसे कि क्रिकेट में बोलते हैं ना कि हमेशा नेक्स्ट इनिंग जो शुरू होती है वो जीरो शुरू होती है। पिछले बार आप जीरो पे आउट हुए या सेंचुरी बनाए, डज नॉट मैटर, हर एक नई इनिंग जीरो से शुरू हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो इफेक्ट जो है वो आपके लिए और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए इज नॉट गुड। लास्ट थिंग, एनी सिचुएशन, एनी स्टॉक, एनी टाइम, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो चीज़ है ये एक लेसन है, ये एक लर्निंग है जो हमने कई बार देखा भी है। अब शायद याद होगा कि हम एक जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है निफ्टी का जो कई बार डिस्कस करते हैं कि ब्लू और रेड, रेड मतलब जब महंगा है और ब्लू माने जब सस्ता है, वो हमेशा एक एवरेज लेवल के बाद महंगा होता जाता है। तो उस टाइम पे चांसेस है कि और महंगा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि वो शायद करेक्ट होगा और नीचे आए। ऐसे ही एक लिमिट के बाद अगर बहुत ज़्यादा गिर चुका है कोई चीज़, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल्स चेंज ना हो रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है, आज निफ्टी अगर 10 पे है और निफ्टी 25 पे है या निफ्टी 40 पे है, तो 40 पे डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, 25 पे भी एक्सपेंसिव है हिस्टोरिकली, लेकिन आज उस लेवल पे है 23-25 के लेवल पे, तो रिलेटिवली स्पीकिंग निफ्टी इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड। अगर आप देयर इज अ टाइम व्हेन अर्निंग्स आर वेरी गुड and everything is okay and the Nifty is trading at 12 times for whatever reason, it could be global crisis, it could be a local challenge, whatever, but उसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी सिचुएशन हमेशा वारंट करती है, हमेशा एक रिक्वायर्ड है कि फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को ध्यान में रखा जाए और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। तो ये डेनियल कानमैन के लिए जो भी उन्होंने सिखाया है और जो भी जो उनका एक थॉट प्रोसेस था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बिहेवियरल फाइनेंस में। और बिहेवियरल फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही जाती है वो ये है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो अगर आप अगर उस पार्ट को जो आपकी इमोशनल रिएक्शन है उसको अगर हटा देते हैं और तब कोई भी फैसला लेते हैं, तो शायद वो बेटर है हमेशा। 2002 में उनको नोबेल प्राइज मिला था और उस समय से लेके उससे पहले से भी पिछले 35 years especially this thought process of behavioral finance has evolved very well, and a lot of times these
issues and these points contribute significantly in investment decision making, and that's something which is very important. So Dylan Kahneman, he lived a long life, 90 years, and he uh, did a lot of research on these topics which are about human behavior. And as we said, investment is human behavior. It's a part of how we decide, how we take decisions, and how we invest. So this is what this video is all about. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक है, कोई भी चीज़ है, आप हमें ज़रूर बताएं. Once again, it's a advice that whatever we are discussing here is not an investment recommendation. It's a disclaimer, and we want to clarify that you have to do your own research before you invest. किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम खरीदने या बेचने की आपको इस वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से नहीं देते. थैंक यू सो मच. सी यू सून. वेरी